नमस्कार। एसएन ऑडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे और सुनेंगे एक कहानी जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है आदमी और लड़की। तो आइए शुरू करते हैं। उसने दुकान का दरवाज़ा खोला तो घंटी की आवाज़ हुई, टन। जब वह भीतर आया और दरवाज़ा मुड़कर देहरी से दोबारा सट गया तो घंटी दोबारा बजी। इसी दफ़ा 2 बार, टन टन। यह दूसरी आवाज़ काफ़ी देर तक गूंजती रही। यह चेतावनी थी कि कोई भीतर आया है। दुकान में कोई नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि यदि वह शेल्फ से 2-4 किताबें उठाकर भाग जाए तो किसी को क्या ही पता चलेगा। यह उसका भ्रम था। घंटी बजते ही काउंटर के पीछे 2 आंखें उसे अनजाने में ही पकड़ लेती थी। आंखें जो नीली थी और गीली भी। अनेकों के पीछे 2 डबडबाए धब्बे उसे निहार रहे थे। वह किताबों की अलमारियों के बीच रास्ता टटोलता हुआ काउंटर के सामने आ खड़ा हुआ। क्या हाल है? उसने पूछा। अधेड़ मैनेजर ने उसकी ओर देखा, फिर कंधे उचका दिए, जिससे कुछ पता नहीं चला वह कैसे मूड में है। सर्दी शुरू हो चली है, उसने कहा। मौसम का ख्याल अचानक से उसे मैनेजर की मूछें देखने पर हो आया था, जो इतनी सफ़ेद थी मानो अभी अभी उन पर ताज़ा बर्फ गिरी हो। होगी ही, बूढ़े ने तटस्थ भाव से कहा। अक्टूबर का महीना है, अभी हीटिंग शुरू नहीं हुई। नवंबर से पहले नहीं, चाहे बर्फ ही क्यों ना गिरने लगे। बूढ़ा बहुत ही महीन भाव से सरकार पर कटाक्ष करता था। मुद्दतों पहले वो दुकान का मालिक था, अब नए तंत्र के नीचे सरकार उसकी मालिक थी। उन किताबों की भी जो उसके बाप दादाओं ने पहली लड़ाई के ज़माने से जमा की थी। दुकान वही थी, लेकिन रातों रात कानून की लकीर उसके और बाप दादा की विरासत के बीच एक खाई सी खोल गई थी। काउंटर पर वह अब भी बैठता था, पहले की तरह, लेकिन अब किताबों से उसका रिश्ता कुछ वैसा ही था जैसे कोई बाप जीते जी अपने बच्चे को अनाथालय में देखता है। आप सोचते हैं क्या बर्फ गिरेगी? आदमी ने पूछा। बूढ़े ने ऐनक उतारी, मैले रुमाल से शीशे साफ किए, फिर नाक सिनकी। बर्फ और मौत घंटी बजाकर नहीं आती। उसे लगा जैसे बूढ़े का इशारा उसकी तरफ है। पिछले दिनों जब कभी वो दुकान की घंटी बजाता, बूढ़े के चेहरे पर एक बेचैन सी झुलझुलाहट झलक आती थी। सीधे सीधे कुछ नहीं कहता, पर लगता था जैसे उसे सामने देखकर पिछली जिंदगी की सारी शिकायतें खुल जाती थी। पहले लड़ाई और हिटलर, फिर कन्फ्यूनिज्म, और अब वह आगे चला गया है, अलमारियों के बीच। किताबों पर दोपहर की ठंडी मलान रोशनी गिर रही थी। उसने चारों तरफ टटोलती हुई निगाह डाली, लेकिन वह कहीं दिखाई न दी। अचानक एक आशंक ने उसे पकड़ लिया। संभव है वह आज दुकान नहीं आई। वह ठिठुरने लगा, अपने कोट में की जेब में हाथ डाला, तार के कागज को छुआ, फिर उसे झटके से बाहर खींच लिया। गरमाई कहीं नहीं थी, न कोट के अंदर न बाहर। वह अब भी झिझक रहा था, लेकिन दुकान के बीच बूढ़े की आंखों के सामने खड़े रहना असंभव था। वह कुछ आगे बढ़कर एक लंबी शेल्फ की ओट में छिप गया। उसने जेब से रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछने लगा। सर्दी का पसीना, जो भीतर की देह से नहीं, बाहर की दहशत से टपकता है। वह फटाक से मुड़ गया। ट्रॉली के पहिए चूं चूं करते हुए शेल्फ की दूसरी तरफ जा रहे थे। पीछे पीछे वह आ रही थी, ट्रॉली के हैंडल की दोनों हाथों से पकड़े हुए, जैसे वह कोई छोटी सी प्रेम हो, जिसे बच्चे की जगह बहुत सी किताबें बैठी हो। लड़की का सिर ट्रॉली पर झुका था। वह एक एक किताब उठाकर शेल्फ की दराज में रख रही थी। उसकी आंखें शायद बचपन से ही कमज़ोर रही होंगी। वह हर किताब को उठाती, उसे अपनी ऐनक के बहुत पास ले आती, लेखक का नाम और किताब का टाइटल पढ़ती, फिर
डस्टर से उसे झाड़ पोंछ कर दूसरी किताबों के सिरहाने टिका देती। वह अपने काम में इतनी डूबी थी कि उसे गुमान भी ना था कि शेल्फ की दूसरी तरफ कोई उसे देख रहा है। वह उसे देख रहा था। छत पर लटकी बत्ती का प्रकाश सीधा उसके चेहरे पर गिर रहा था। वह एक ठिगने कद की लड़की थी, लेकिन शेल्फ के पीछे सिर्फ उसका धड़ दिखाई देता था, कमर के ऊपर, जो उसकी टांगों से कहीं ज्यादा वयस्क दिखाई देता था। उसने एक लंबा नीले रंग का एप्रन पहन रखा था, जो दुकान में काम करने वाली लड़कियां पहनती थी, लेकिन उसके ऊपर वह ज्यादा नहीं फबता था, शायद इसलिए कि वह उसे पूरी ढक जाती थी और तब कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह कितनी छोटी है। कि अभी कुछ दिनों पहले उसकी 20वीं वर्षगांठ पर वह उसके लिए फूल लाया था, जो शायद अब भी उसके कमरे में पड़े सूख रहे होंगे। अब वह सरकते हुए उसके बिल्कुल पास चली गई थी, लगभग उसके सामने। शेल्फ की सकरी दराजों के बीच उसका सिर दिखाई दे रहा था। उसने हमेशा की तरह अपने बाल कसकर बांध रखे थे, भूरे चमकीले बाल, जिनके बीच एक हिचकिचाती सी मांग कुछ दर चलकर उलझी हुई लटों में लोप हो गई थी। इस बार वह अपने को नहीं रोक सका। जब लड़की ने अंतिम किताब शेल्फ पर रखने के लिए हाथ उठाया, तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया। वही शेल्फ के ठंडे लोहे पर लड़की के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वह घबरा गया। उसने जल्दी से किताबों को ठेलकर शेल्फ के बीच अपना सिर अड़ा दिया। मैं हूँ, लड़की ने हक बकाकर आंखें ऊपर उठाई। वह जैसे कोई जिन हो, किताबों के बीच मुस्कुराता हुआ। तुम? हाँ, कब आए? कुछ देर पहले। तुम डर गई? हाँ, लड़की ने सिर हिलाया। वह छोटी बातों में भी झूठ नहीं बोलती थी। उसका हाथ अब भी आदमी की हथेली में भींचा था। एप्रन के पीछे छोटा सा वक्ष ऊपर नीचे हो रहा था। वह सचमुच डर गई थी। वह कभी दोपहर के वक्त दुकान में नहीं आता था। तुम कुछ देर के लिए छुट्टी ले सकती हो? अभी? लड़की की हाथ में जाने से ठंडा सा हो गया था। सिर्फ कुछ देर के लिए, उसने कहा। क्यों, कोई बात है? लड़की की आंखें उस पर फैल गई। नहीं, ऐसे ही बस, उसने उड़ते हुए स्वर में कहा। लड़की जिस तरह कभी झूठ नहीं बोलती थी, वह कभी सीधा सच नहीं बोल पाता था। तुम भीतर बैठो, मैं अभी आती हूँ। उसने अपना हाथ उसकी हथेली से बाहर निकाला, एक क्षण उसकी ओर देखा, फिर वह मुड़ गई, किताबों की शेल्फों के पीछे छिप गई। दुकान के पिछवाड़े एक स्टोर रूम था, जहाँ लोग पुरानी किताबें बेचने आते थे। लड़की वहीं एक स्टूल पर बैठती थी। पीछे एक पर्दा लगा था, जो दुकान के मुख्य अगले भाग को भीतरी हिस्से से अलग कर देता था। पर्दे के पीछे एक छोटा सा केबिन था, जहाँ लड़की लंच टाइम में घड़ी दो घड़ी सुस्ताने आ बैठती थी। वह यहाँ चला आया, कई बार यहाँ आया था। हर बार एक अजीब सा भ्रम पकड़ लेता, मानो यह दुकान नहीं, लड़की के घर का प्राइवेट कमरा हो। वहाँ बाहर की कोई आवाज नहीं आती थी, न आदमियों का शोर, न ट्रैफिक का कोलाहल, सिर्फ ट्रॉम की गड़गड़ाहट जरूर सुनाई देती थी, बहुत गूढ़ और धीमी, जैसे कहीं दूर शहर के किनारे पर बादल कड़कड़ा हो। वह बेत की आराम कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में अंधेरा उतना नहीं था जितना रोशनी का अभाव। ना कोई खिड़की, ना रोशनदान, सिर्फ किताबों में बसी बू और दीवारों के पीछे चूहों की सरसराहट। एक छोटी सी मेज पर चाय कॉफी का सामान रखा था। पुराने सिलाबी बिस्कुट और ब्राउन रोटी के स्लाइसें हमेशा तैयार रहती थी। कभी लड़की को भूख लगती, वह जल्दी से भीतर आकर कुछ न कुछ पेट में डाल आती थी। उसने पहली बार लड़की को इस केबिन में देखा था।
वह अपनी कुछ पुरानी किताबें बेचने आया था। लड़की काउंटर के पीछे स्टूल पर बैठी डबल रोटी की एक स्लाइस कुतर रही थी। गोद में ब्राउन रंग का अधबुना स्वेटर पड़ा था, जिसकी ऊनी देह में 2 सूलियां छुपी थीं। उसकी आहट सुनकर लड़की हकबकाकर उठ खड़ी हुई, और तब पहले दिन पहली बार उसने लड़की के चेहरे को देखा था। वह मार्च का दिन रहा होगा और अब अक्टूबर खत्म हो रहा था। इन 7 महीनों में वह तकरीबन अपनी सब किताबें बेच चुका था, जिन्हें वह अपने देश नहीं ले जाना चाहता था। पुराने शब्दकोश, टूरिस्ट गाइड्स और ये सब उपन्यास जिन्हें लड़की दुकान के लिए खरीद लेती थी और खाली समय में खुद पढ़ती थी। उसे यह जानकर काफ़ी हैरानी हुई थी कि वह अंग्रेज़ी पढ़ लेती थी और थोड़ी बहुत बोल भी लेती थी। दरअसल अंग्रेज़ी को लेकर ही अनेक बीज बोए गए थे, जो उनके बीच बोलचाल का सिलसिला शुरू हुआ था। एक दिन जब वह कुछ किताबें बेचने आया, वह कुछ देर तक उन्हें उलट पलट कर देखती रही। फिर अचानक बोली, क्या आपके देश में सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, उसने कहा। मैं भी ठीक से नहीं बोल पाता। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, उसने बहुत उदासीन भाव से कहा। फिर उसकी ओर से आंखें मोड़कर किताबों को समेटने लगी। मैं अभी आती हूँ। उसने किताबों का बंडल उठाया और पार्टीशन के पीछे चली गई। वह सोचने लगा, पता नहीं आज कितनी किताबें चुनी जाएंगी। वहाँ कुछ ऐसा ही सिस्टम था। लड़की किताबों को मैनेजर के पास ले जाती, वह उनमें से उन्हें चुन लेते जो खरीदने लायक होती, बाकी वापस लौटा देते। सारा व्यापार जुए के खेल सा होता था। किताबों को चुनने और ठुकराने का कोई ठोस आधार रहा हो, यह उसे कभी समझ नहीं आया। जब कभी लड़की से वह इसके बारे में पूछताछ करता तो वह अक्सर टाल जाती थी। जब वह बहुत जोर डालता बात के दिनों में तो वह झुंझला कर कहती, हम वही किताबें पढ़ते हैं जो हमारे लिए ठीक है। सौभाग्य की बात कहिए, उस दिन सब किताबें ठीक निकली, तकरीबन सवा सिवा एक किताब के, जो मैनेजर ने वापस भिजवा दी। रिक्विएम फॉर द नन। लड़की ने कुछ कौतूहल से उसकी ओर देखा। क्या ये कोई धार्मिक किताब है? नहीं, उसने कहा, ये एक वेश्या के बारे में है। वह देखना चाहता था उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। धर्म और रंडीबाजी दोनों ही वह वहाँ वर्जित थे, किंतु लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने चिमड़ पेपर बैग को धीरे से काउंटर के नीचे सरका लिया, जिसे छिपाना भी नहीं कहा जा सकता। काउंटर के नीचे वाले दरवाजे में उसकी अपनी थी, जिसमें वह दिन का टिफिन, रुमाल, तौलिया, घर की चाबियां रखती थी। पता नहीं उसकी कितनी किताबें इस काउंटर के भीतर गायब हो गई थी। आज आपको काफ़ी पैसे मिलेंगे। उसने सरसरी निगाह से बिल को देखा, जो खट खट करता हुआ कंप्यूटर मशीन के बाहर निकल आया था। उसका मन हुआ एक बार झांक कर बिल को देखे, फिर वह अपने को रोकने पर मजबूर था। यदि कमरे का चौथाई किराया भी निकल सके तो बाकी पैसे जुटाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी। मालूम है कितना है? उस बिल को मशीन से खींचकर उसने सामने रख दिया। 40 क्राउन। पहले क्षण विश्वास नहीं हो सका। पहले कभी उसने अपनी किताबों के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं मिली थी। लड़की उसकी ओर विद्योल्लास से मुस्कुरा रही थी। इतना कैसे? उसने पूछा। ऐसे ही, लड़की ने कहा, यह अच्छे दिन है। अच्छे दिन? दुकान के भीतर लड़की की भाषा मोहनजोदाड़ो की लिपि जैसी होती थी। छिपे मतलब बहुत कुछ, और देखो तो कुछ भी नहीं। कभी कभी रात को नींद न आने पर बिस्तर पर पड़े पड़े एक कंगाल वाक्य, कोई लूला लफ्ज अंधेरे में चमक जाता, लड़की के साथ चिपका हुआ। अच्छे दिन, बुरे दिन, काफ़ी बुरे दिन। सबसे बुरे दिन वे होते जब लड़की उसकी सब किताबें वापस कर देती, खेद भरी निगाहों से उसकी ओर देखती। आज कुछ भी नहीं, और वह सब किताबों को अपने डफल बैग में ठूस कर बाहर सड़क पर आ जाता।
दुकान की लंबी शीशेदार खिड़की पर एक छाया खड़ी हो जाती। वह देखती कि वह जा रहा है। वह सोचता, अगली बार कौन सी किताबें लाऊंगा जो खरीदने लायक होंगी। लड़की सोचती, कैसा आदमी है जो सिर्फ अंग्रेजी किताबों को बेचने आता है। मैनेजर सब कुछ देखता, उगने लगता, सोचता वह किताबों के लिए नहीं, लड़की से मिलने आता है। लेकिन इस उम्र में लड़की भीतर आई। वह अपना लंच का टिफिन लेकर आई थी। वह देहरी पर ठिठक गई और उससे देखने लगी। आदमी कुर्सी के सिरहाने सिर टिकाकर आंखें मूंदे बैठा था। उसके चेहरे पर एक महीन सी थकान थी, मानो उसकी नींद का फायदा उठाकर न केवल बीते हुए वर्ष बल्कि आने वाली उम्र भी उसके चेहरे पर सरक आई हो। लड़की कुछ देर चुपचाप उसके चेहरे को देखती रही। कोई और दिन होता तो आदमी इस तरह अचानक दुकान में प्रकट हो जाता तो उसे अच्छा लगता, लेकिन आज उसे यह अपशगुन सा जान पड़ा। उसे प्रेतों में विश्वास नहीं था, किंतु जब उसने आदमी को किताबों की शेल्फ के पीछे देखा, पुराने ओवरकोट के गर्द भरे कॉलर जो काले डैनों से उसकी गर्दन पर उठे थे, तो वह आवाक सी थी। उसे देखती ही रह गई थी, जैसे आदमी के वेश में कोई दूसरा आदमी उसे ताक रहा है। दूसरा आदमी? वह धीरे से आगे बढ़ी। उसे सहलाने को मन हुआ, किंतु फिर हाथ रोक लिया। सोने दो, उसने सोचा, अभी काफी समय है। दोपहर के समय कोई ग्राहक नहीं आता। वह अपना टिफिन दान खोलने लगी। ब्राउन रोटी की सैंडविच जिसके भीतर सलामी दबी थी, एक छोटी बोतल में योगुर्ट, चीज के क्यूब, सिरके में भीगा खीरा, यही उसका लंच था जो वह हर रोज अपने साथ लाती थी। अगर उसे मालूम होता कि वह अब भी आ रहा है तो वह उसके लिए भी कुछ ले आती। उसने कितनी बार आदमी से कहा था उसे घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं, दोपहर का खाना वे एक साथ दुकान में खा सकते हैं, लेकिन आदमी हर बार इनकार कर देता था, जैसे दिन की रोशनी में उसे मिलना खतरनाक हो। दिन के समय वो उससे तब भी मिलता जब कोई ऐसी ज़रूरत हो जिसे टाला ना जा सके। लेकिन आज क्या ज़रूरत है? वह कल रात ही तो उससे मिली थी। वह कॉफ़ी के लिए पानी गर्म करने उठी थी तो देखा आदमी की आंखें खुली हैं। पता नहीं कितनी देर से वह उसकी हरकतों को देख रहा था। कुछ खाओगे? लड़की ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया, फिर सीधा होकर बैठ गया। आंखें सुर्ख थी और सेब के बाद भी गालों पर पिछली रात की परछाई बिछी थी। उसने आंखें मली और बालों को पीछे समेट लिया। याद नहीं आया, वह सो गया था। सपने में एक चिंदी अब भी डोल रही थी। धीरे धीरे वह गायब हो गई और उसकी जगह लड़की दिखाई देने लगी। लड़की ने अपना एप्रन उतार दिया था। अब वह हरे रंग की स्कर्ट पहने थी जो हमेशा उसके घुटनों तक आकर रुक जाती थी। काली नॉयलॉन की जुराबे के पीछे उसकी टांग का भोलापन झांक रहा था। कमर पर काले रंग की पट्टी कसी थी, बिल्कुल स्कूली लड़कियों की तरह, जिसके ऊपर भूरे रंग का ढीला ढाला कार्डिगन लटका रखा था। लड़की का चेहरा छिपा सा जान पड़ता था, लेकिन देह हमेशा खुली और उजली दिखाई देती थी। दूसरी लड़कियों से बिल्कुल उल्टी, जिनका चेहरा सार्वजनिक होता जबकि देह बहुत प्राइवेट जान पड़ती। पानी उबलने लगा था। अचानक भाप का झोंका उठा और लड़की झुक गई। 2 मगों में कॉफी डाली और जब मुंह उठाया तो होठ खुल से गए। पसीनों की बूंद माथे पर चमक रही थी। घर से आ रहे हो? आदमी कुछ हिचका। वह घर से आ रहा था, लेकिन सीधे नहीं। अब उसका हाथ जेब में गया। फिर वह वहीं ठिठक रहा। टेलीग्राम पर इंस्टीट्यूट गया था, उसने कहा। पूरा कर लिया? लड़की हमेशा यही एक प्रश्न पूछती थी। नहीं, एडवांस मांगने गया था, उसने कहा। कितने पेज रिटर्न करने हैं? आखिरी चैप्टर बचा है, बाकी सब टाइप करना है। क्या वे टाइप भी नहीं करवा सकते? लड़की ने कुछ झुंझला कर कहा। एक ही अंग्रेजी टाइपिस्ट है और वह छुट्टी पर गया है।
आदमी धीरे धीरे उसका हाथ सहलाने लगा। एक दूसरे की चिंताओं को ढांपने का यही एक तरीका बचा है। वह कहाँ से कहाँ चले जाते थे, लेकिन लड़की की देह स्थिर रहती थी, स्थिर और ठंडी, पैर सबसे ज्यादा। जब वह उसके कमरे में आती थी तो सबसे पहले अपने पैर आग के सामने फैला देती थी। उसे काफी हैरानी होती थी कि इतनी कम उम्र में लड़की के हाथ पांव इतने सुन्न रहते थे। कितने दिन में देना है? लड़की ने पूछा। 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। क्यों? क्या मैं कर सकती हूँ? तुम? आदमी के चेहरे पर एक थकी सी मुस्कुराहट चली आई। तो ये था इस कहानी का पहला भाग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। हम जल्द ही आपके पास लौटेंगे इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग के साथ। धन्यवाद।